जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्णमाला की प्रमुख शब्दावली के बारे में। यानी वर्णमाला की प्रमुख शब्दावलियाँ कौन कौन सी हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वर्णमाला की प्रमुख शब्दावली। पहली शब्दावली क्या है तो आप बताएंगे ध्वनि। यानी ध्वनि किसे कहते हैं तो आप बताएंगे किसी व्यक्ति या वस्तु से उत्पन्न आवाज़ को ही हम लोग ध्वनि कहते हैं। किसी व्यक्ति या वस्तु से उत्पन्न आवाज़ को ही हम लोग ध्वनि कहते हैं। और ध्वनि जो होता है यह मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। जो ध्वनि होता है यह मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। इस बात को आप याद रखेंगे क्योंकि यह प्रश्न ऐसे प्रश्न होते हैं जो बार बार कंपटीशन में पूछे जाते हैं आपसे। अब नेक्स्ट शब्दावली क्या पढ़ेंगे तो आप बताएंगे। नेक्स्ट शब्दावली हम लोग पढ़ेंगे वर्ण के बारे में। नेक्स्ट शब्दावली हम लोग पढ़ेंगे वर्ण के बारे में। यानी वर्ण किसे कहते हैं तो आप बताएंगे वर्ण क्या होता है भाई। आप बताएंगे ध्वनि के लिखित रूप को ही हम लोग वर्ण कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं तो आप बताएंगे ध्वनि के लिखित रूप को ही हम लोग वर्ण कहते हैं। वर्ण जो होता है यह व्यंजन का हलंत रूप होता है। जो वर्ण होता है यह हलंत रूप होता है किसका? व्यंजन का। और व्यंजन कहाँ से कहाँ तक होता है तो आपको पता है क से लेकर के जो ज्ञ तक के होते हैं अक्षर, ये सभी के सभी क्या है भाई? व्यंजन है। ठीक है, हमने क्या बताया जो वर्ण होता है यह व्यंजन का हलंत रूप होता है और ध्वनि के लिखित रूप को ही हम लोग वर्ण कहते हैं। यानी ध्वनि के लिखित रूप को ही हम लोग वर्ण कहते हैं। और जो वर्ण होता है यह व्यंजन का हलंत रूप होता है। जैसे मान लीजिए व्यंजन आप लोग लिखते हैं क, ख, ग, घ। और हमने क्या बताया जो व्यंजन होता है उसका हलंत रूप ही क्या होता है? वर्ण। अब इसके नीचे आप हलंत लगा दीजिए। अब यह क्या बन गया भाई? अब यह बन गया वर्ण। क्या बन गया? वर्ण। जब हलंत नहीं था तब वह था अक्षर, और जब हलंत लगा दिया तो वह बन गया वर्ण। यानी हम कह सकते हैं कि अगर आप क लिखते हैं, ख लिखते हैं, ग लिखते हैं, घ लिखते हैं और इसके नीचे हलंत नहीं लगाते हैं तो आप इसे क्या कहेंगे भाई? इसे आप अक्षर कहेंगे। क्या कहेंगे? अक्षर कहेंगे। लेकिन अगर इसमें आपने हलंत लगा दिया, ऐसे हलंत लगा दिया नीचे, तब इसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। यानी व्यंजन का हलंत रूप ही क्या होता है? वर्ण होता है। ठीक है, तो अक्षर और वर्ण में बस थोड़ा सा अंतर होता है। अगर हलंत लग गया तो वर्ण, हलंत नहीं लगा तो अक्षर हो गया। वर्ण के बारे में एक चीज़ और आपको बता दें कि जो वर्ण होता है यह भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। यानी जो वर्ण होता है यह भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। लेकिन जो ध्वनि होती है वह मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। और जो वर्ण होता है यह भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। नेक्स्ट शब्दावली हम लोग पढ़ेंगे क्या तो आप बताएंगे। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अक्षर के बारे में। किसके बारे में? अक्षर के बारे में। तो अक्षर किसे कहते हैं? अ माने नहीं, क्षर माने क्षरण। यानी जिसका क्षरण ना हो, जिसका क्षय ना हो, उसे ही हम लोग अक्षर कहते हैं। और यह दो प्रकार के होते हैं। एक होता है बद्धाक्षर, एक होता है बद्धाक्षर और एक होता है मुक्ताक्षर। तो बद्धाक्षर किसे कहेंगे और मुक्ताक्षर किसे कहेंगे तो आप जान लीजिए। बद्धाक्षर किसे कहेंगे तो ऐसा शब्द जिसके अंतिम वर्ण में हलंत हो। मान लीजिए एक शब्द लिखते हैं हम शिवम, शिवम। ठीक है, हमने कहा ऐसा शब्द जिसके अंतिम वर्ण में है और इसमें हलंत हो। ऐसा शब्द जिसके अंतिम वर्ण, अंतिम अक्षर में हलंत लगा हो, ऐसे ही शब्दों को हम लोग बद्धाक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं? बद्धाक्षर कहते हैं। जैसे आप लोग लिखते हैं महत। क्या लिखते हैं? महत, तो हलंत होता है त में। इसी प्रकार आप लोग लिखते हैं हल, इसी तरह आप लोग लिखते हैं सम। ये सभी क्या है भाई? ये सभी के सभी क्या हैं? बद्धाक्षर हैं। और मुक्ताक्षर किसे कहेंगे तो आप बताएंगे ऐसा शब्द जिसके अंतिम वर्ण में, ऐसा शब्द जिसके अंतिम वर्ण में, अंतिम अक्षर में हलंत ना हो, यानी हलंत से मुक्त हो, उसे ही हम लोग मुक्ताक्षर कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं शब्द प्रकाश। क्या लिखते हैं? प्रकाश। अब क्या इसके अंतिम अक्षर में आप लोग हलंत लगाते हैं? नहीं लगाते हैं, नहीं होता है। इसी तरह मान लीजिए शब्द लिखते हैं विजय, शब्द लिखते हैं शहर, शब्द लिखते हैं नगर,
या कोई भी आप अपना नाम भी लिख सकते हैं। यानी कोई भी ऐसा शब्द आप ले सकते हैं जिसके आखिरी वर्ण में, आखिरी अक्षर में हलंत ना हो। ऐसे सभी शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं भाई? तो मुक्ताक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं? मुक्ताक्षर कहते हैं। तो ऐसे शब्द जिसके अंतिम वर्ण में हलंत हो उसे हम लोग बद्धाक्षर कहते हैं, और ऐसा शब्द जिसके अंतिम में या अंतिम वर्ण में, अंतिम अक्षर में हलंत ना लगा हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? मुक्ताक्षर कहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ लेते हैं, चौथे नंबर का। क्या पढ़ते हैं भाई? तो शब्द के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? शब्द के बारे में। अब शब्द किसे कहते हैं? तो दो अक्षरों के मेल को ही हम लोग शब्द कहते हैं। दो अक्षरों का मेल तो हो लेकिन सार्थक मेल हो, यानी दो अक्षरों के सार्थक मेल को ही, दो वर्णों के सार्थक मेल को ही हम लोग शब्द कहते हैं। फिर से ध्यान से सुनिएगा, शब्द किसे कहेंगे? तो अब बताएंगे, वर्णों के सार्थक मेल को ही हम लोग शब्द कहते हैं। यानी ऐसे वर्ण, ऐसे अक्षर मिले जो सार्थक क्रम में जुड़े हों, निरर्थक क्रम में ना जुड़े हों। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं पलक, शब्द हमने लिखा पलक, ठीक है। हमने लिखा, शब्द लिखा नगर, हमने शब्द लिखा शहर, क्या लिखा? शहर। अब मान लीजिए इसी पलक को हम ऐसे लिख दें, प लिख दें, फिर उसके बाद हम क लिख दें, फिर ल लिख दें। अब बताइए क्या यह सार्थक क्रम हुआ और क्या इसका कोई अर्थ निकलेगा? नहीं निकलेगा। इसे क्या पढ़ेंगे? प क ल, पकल। अब पकल क्या होता है भाई? कोई इसका कोई अर्थ निकलेगा? नहीं निकलेगा। यानी निरर्थक यह शब्द बन जाएगा जिसका कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा। और ऐसे शब्दों को हम लोग, ऐसे अक्षरों के मेल को हम लोग शब्द नहीं कहेंगे। शब्द किसे कहेंगे? जिसका कोई अर्थ निकले। जैसे पलक है तो पलक का कोई न कोई अर्थ होता है। शब्द है नगर, अगर इसको हम ऐसे लिख दें, न र ग र बीच में कर दें, अब नरक पढ़ेंगे। क्या नरक का कोई शब्द होता है? क्या नरक का कोई अर्थ होता है? क्या नरक का कोई मतलब निकलता है? नहीं निकलता है। इसलिए नरक क्या है? निरर्थक है। और निरर्थक शब्दों को हम लोग शब्द नहीं कहते हैं, बल्कि जो सार्थक अक्षर हो, सार्थक मेल हो, यानी शब्दों का जो जुड़ाव हो या अक्षरों का या वर्णों का जो जुड़ाव हो एक सार्थक क्रम में हो, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। जैसे शहर है, अब मान लीजिए इसको हम लिख दिए सरह, सरह लिख दिए। अब क्या सरह का कोई मतलब निकला? नहीं निकला। यानी हम कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक अक्षरों का जब मेल होता है, जुड़ाव होता है, लेकिन वह जुड़ाव कैसे क्रम में हो? सार्थक क्रम में हो, तभी हम उसे क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। यानी हम कह सकते हैं कि वर्णों के सार्थक मेल को ही हम लोग क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। वर्णों के सार्थक मेल को ही हम लोग शब्द कहते हैं। ठीक है, अब 4 नंबर हो गया। अब 5वां नंबर हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे भाई? तो पद पढ़ेंगे। पद किसे कहते हैं? शब्दों से मिलकर क्या बनता है? पद बनता है। तो आइए उसको भी हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं कि पद किसे कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को ही हम लोग पद कहते हैं। जब दो या दो से अधिक शब्द आपस में मिलते हैं, लेकिन किस क्रम में भाई? सार्थक क्रम में मिलते हैं, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? पद कहते हैं। यानी शब्दों के सार्थक मेल को ही हम लोग पद कहते हैं। पद के बारे में कोई पूछे तो क्या बताएंगे भाई? शब्दों के सार्थक मेल को ही हम लोग पद कहते हैं। कैसा मेल होगा? तो सार्थक मेल होगा। तो शब्दों के सार्थक मेल को हम लोग क्या कहेंगे? पद कहेंगे। जैसे मान लीजिए दो शब्द हैं, एक शब्द है गंगा, एक शब्द है जल। शब्द क्या बन गया? गंगा जल। अब गंगा जल ये क्या हो गया भाई? इसे क्या कहेंगे? तो इसे पद कह देते हैं। पद तो कह देते हैं, लेकिन कंडीशन एक है, याद रखिएगा। है तो यह पद, लेकिन इसे पद हम तब कहते हैं जब यह किसी वाक्य के अंदर आ जाता है। यानी एक कोई वाक्य हो, एक लाइन हो, उसके अंदर उसको हम समाहित कर दें, तब उसे हम पद कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया बनारस में गंगा जल मिलता है। मान लीजिए शब्द हमने लिख दिया बनारस, बनारस में गंगा जल मिलता है। ठीक है, गंगा जल मिलता है। ठीक, यह हमने एक वाक्य, एक पूरा लाइन लिख दिया। अब बताइए हमने क्या कहा? जब किसी वाक्य के अंदर, अब यहाँ से यहाँ तक एक वाक्य है, एक सेंटेंस है, इस वाक्य में जब हमने गंगा जल को लिख दिया, अब यह क्या बन गया? पद बन गया। लेकिन जब यह अलग रूप से, अब यहाँ से इसको निकाल दीजिए बाहर, ऐसे बाहर निकाल दीजिए, स्वतंत्र रूप से ऐसे लिख दीजिए, है तो यह क्या है? तो यह पद है।
लेकिन इसे हम पद नहीं कहते हैं, तब इसे हम शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? शब्द कहते हैं। यानी अगर कोई दो या दो से अधिक शब्द आपस में जुड़ता है तो जुड़ करके क्या बनाता है? पद बनाता है। जैसे यहाँ गंगा और जल दो शब्द हैं, आपस में जुड़े पद बनाए, लेकिन इसे हम पद नहीं कहते हैं। अगर स्वतंत्र रूप से कहीं ऐसे अलग पड़ा हुआ है, लिखा हुआ है, तब आप उसे पद नहीं कहेंगे, उसे शब्द कहेंगे। लेकिन जैसे ही उस शब्द को उठा करके किसी वाक्य के अंदर हम रख देते हैं, तब उसे हम पद कहते हैं। जैसे हमने यहाँ बताया बनारस में गंगा जल मिलता है, ठीक है। जैसे एक शब्द है राजपुत्र, राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र। अब यह अलग है, एक शब्द है इसमें राज, एक है पुत्र, है तो यह पद है तो भाई यह पद है, लेकिन इसे हम शब्द कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि यह वाक्य के अंदर नहीं है। अब इसे वाक्य के अंदर कैसे करते हैं? जैसे मान लीजिए लिख देते हैं वह राजपुत्र है, यानी वह राजा का पुत्र है, राजपुत्र है। अब राजपुत्र देखिए एक वाक्य के अंदर, एक लाइन, एक सेंटेंस के अंदर आ गया, तो अब इसे हम क्या कह देंगे भाई? अब इसे हम लोग पद कहेंगे। लेकिन अगर यही जब स्वतंत्र रूप से अलग लिखा हुआ था तब इसे हम लोग शब्द कहते हैं। जब वाक्य में आ गया तो पद, वाक्य से बाहर हो गया तब शब्द कहेंगे, ठीक है। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। शब्द में और पद में यह एक बहुत बड़ा अंतर है, जिसको लेकर के अक्सर कन्फ्यूजन बना होता है, ठीक है। इसमें जो यह शुरू वाला होता है, शुरू का पद होता है, इसे हम लोग पहला पद कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? पहला पद। और इधर वाले को हम लोग दूसरा पद कहते हैं। क्या कहते हैं? दूसरा पद कहते हैं। या इसी को हम लोग पूर्व पद कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्व पद कहते हैं। और दूसरे वाले पद को हम लोग उत्तर पद कहते हैं। क्या कहते हैं? तो आप बताएंगे उत्तर पद कहते हैं। या इसी को आप पूर्व पद कहेंगे या उत्तर पद कहेंगे। पहले पद को ही पूर्व पद कहेंगे और दूसरे वाले पद को हम लोग उत्तर पद कहते हैं। तो यह भी जो है चीज़ आप जानिए, और ये भी चीज़ें पूछी जाती हैं। हालांकि समास वगैरह में हम लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ लेते हैं वाक्य के बारे में। नेक्स्ट किसके बारे में पढ़ेंगे? वाक्य के बारे में। यानी वाक्य किसे कहते हैं, तो आइए पढ़ लेते हैं वाक्य क्या होता है। वाक्य यानी सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है भाई? पदों से मिलकर ही वाक्य बनता है, सेंटेंस बनता है। पदों से ही मिलकर क्या बनता है? वाक्य बनता है। पदों से ही मिलकर क्या बनता है? वाक्य। तो नेक्स्ट हेडिंग क्या देंगे? वाक्य, छठे नंबर पे। अब वाक्य क्या होता है तो आप बताएंगे पदों से मिलकर वाक्य बनता है। यानी पदों से मिलकर वाक्य बनता है, यानी जब दो या दो से अधिक पद आपस में मिलते हैं तो उससे क्या बनता है? वाक्य बनता है। जैसे मान लीजिए हम एक वाक्य लिख रहे हैं, हरि गांव जा रहा है। हरि गांव जा रहा है, ठीक है। हरि गांव जा रहा है। अब ये क्या हो गया भाई? एक वाक्य हो गया। यह क्या बन गया? एक वाक्य, एक सेंटेंस बन गया। दूसरा, मोहन काम कर रहा है। अब ये सभी क्या हैं? यह वाक्य है, ठीक है। अब इसमें देखिए कई पद हैं, कई पद आपस में मिल रहे हैं और एक वाक्य का निर्माण कर दे रहे हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं चीज़ें आपके समझ में आई होंगी। और आपको बता दें कि यह जो वाक्य होता है यह भाषा का सबसे बड़ा इकाई होता है। यानी जो वाक्य होता है यह भाषा की एक सबसे बड़ी इकाई होती है। भाषा का एक सबसे बड़ा इकाई होता है, भाषा का सबसे बड़ा इकाई। यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। भाषा का सबसे बड़ा इकाई अगर पूछा जाए तो किसे बताएंगे आप लोग? तो आप बताएंगे वाक्य को, ठीक है। यानी वाक्य क्या होता है भाई? भाषा का सबसे बड़ा इकाई होता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि ध्वनि जो होता है वह किसका इकाई होता है, तो वह मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है। भाषा का सबसे बड़ा इकाई वाक्य होता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन होती है, तब आप बताएंगे वर्ण होती है। कौन? वर्ण। लेकिन मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन होती है, तब आप बताएंगे ध्वनि, ठीक है। तो ये सारे प्रश्न आप याद रखेंगे। और सार्थक रूप से शब्दों की, सार्थक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन होती है? देखिए 3 प्रश्न होता है, तीनों लिख दे रहे हैं। भाषा का या की जो भी पढ़ लीजिएगा, सबसे छोटी, यहाँ लिख दे रहे हैं सबसे छोटी इकाई क्या होती है भाई? भाषा का सबसे छोटी इकाई, या भाषा की कर लीजिए, भाषा की सबसे बड़ी इकाई वाक्य हो गई। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो आप बताएंगे वर्ण होता है। क्या होता है? वर्ण। लेकिन अगर यहीं से आगे लिख दिया जाए
मौखिक रूप से, आगे लिख दिया जाए, मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तब आप बताएंगे मौखिक रूप से ध्वनि होता है। क्या? ध्वनि। मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि, ठीक है। और भाषा की छोटी इकाई अगर पूछा जाए, भाषा की सबसे छोटी इकाई, तब आप वर्ण बताएंगे। और भाषा की सबसे बड़ी इकाई वाक्य। लेकिन अगर शब्द जोड़ दिया जाए सार्थक, अगर जोड़ दिया जाए सार्थक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तब आप बताएंगे शब्द होता है। क्या होता है भाई? शब्द होता है। तो इस बात को आप याद रखेंगे। यह सभी का सभी इम्पोर्टेंट है और सभी के सभी क्या है, पूछे गए हैं परीक्षाओं में। इसको आप याद रखेंगे। अगर केवल पूछा जाए भाषा की सबसे छोटी इकाई, तब वर्ण। अगर उसमें शब्द जोड़ दिया जाए मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई, तब आप ध्वनि बताएंगे। अगर आपसे पूछा जाए सार्थक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई, तब आप शब्द बताएंगे। यहाँ पर देखिए स है, यहाँ भी स है, तो स से सार्थक, स से शब्द आप याद रखेंगे। और भाषा की सबसे बड़ी इकाई कौन है? तब आप बताएंगे वाक्य। कोई एक भाषा होता है तो उसमें सबसे बड़ा क्या होता है भाई? वाक्य ही तो होता है। तो आप इसको याद रखेंगे। और कई बार ये सारी चीज़ें परीक्षाओं में आपकी पूछी गई हैं। आशा करते हैं सारी चीज़ें आपकी समझ में आई होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में। तो इन सारी चीज़ों को आप याद रखेंगे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, भाषा की बड़ी इकाई क्या होती है, सार्थक रूप से कौन छोटा बड़ा होता है, इसको आप याद रखेंगे। अगर आप एक क्रम बनाना चाहें तो आप ऐसे बना सकते हैं। पहले हमने क्या पढ़ा? ध्वनि के बारे में। ध्वनि से क्या बनता है भाई? वर्ण। वर्ण से क्या बनता है? वर्ण से बनता है अक्षर। अक्षर से क्या बनता है? तो अक्षर से बनता है शब्द। अक्षर से बनता है शब्द। शब्द से क्या बनता है भाई? पद। पद से क्या बनता है? तो आप बताएंगे वाक्य। तो इस क्रम को आप याद रखेंगे। ध्वनि से वर्ण, वर्ण से अक्षर, अक्षर से शब्द, शब्द से पद, पद से वाक्य। इस क्रम को याद रखेंगे तो आपको लंबे समय तक चीज़ें याद रहेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि आगे जो है वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आज की क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। बाकी मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से शुभ रात्रि, जय हिंद, वंदे मातरम।